हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आज राहुल गांधी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, 55वां जन्मदिन है उनका, और देश विदेश के तमाम नेताओं से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। 55 साल उनकी जिंदगी के बीत चुके हैं सर, और राजनीति में अगर हम देखें तो 2004 में उन्होंने पदार्पण किया था। अभी वो सांसद हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष की जो धुरी है एक तरह से हम उन्हें कह सकते हैं। आप किस तरह देखते हैं सर राहुल गांधी को? किस मुकाम पर वो अब तक पहुंच पाए हैं? उनकी जो भूमिका तय मानी गई थी, क्या उस भूमिका से वो न्याय कर पाए हैं? और आगे राजनीति में उनकी क्या दशा दिशा आपको दिखाई पड़ती है? अमित, मैं राहुल गांधी को आज के तारीख में देश के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देखता हूँ। वो देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पिछली दो लोकसभाओं के अंदर रिकॉग्नाइज्ड विपक्ष नहीं था, और रिकॉग्नाइज्ड विपक्ष नहीं था इसलिए कोई रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं था। तो आज के तारीख में राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और उनके जो संवैधानिक पद है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए प्रधानमंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने, गडकरी जी ने, जो तमाम जो बड़े भाजपा के नेता है जो सरकार में है, उन्होंने एक संवैधानिक प्रोटोकॉल के अंतर्गत लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बधाई दी है। तो कहने का मतलब ये है, कोई ऐसी ओवरनाइट उन दोनों के बीच में संबंध बहुत कोई प्रगाढ़ नहीं हो गए। इसका अर्थ यही है कि चूंकि राहुल गांधी आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और ये जो मैं तो 3 लोगों का मैंने ट्वीट देखा था, प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का और नितिन गडकरी जी का, ये तीनों बीजेपी के कद्दावर नेता है। इन तीनों ने अपने ट्वीट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाम से ही उनको संबोधित किया था। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और राहुल गांधी उस रोल को बखूबी निभा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी को बहुत सारी संज्ञाएं दी जाती है, संज्ञान दिया जाता है, उन्हें कई नाम से बुलाया जाता है, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जो सोशल मीडिया का जो एक विभत्स रूप है, उसके जो सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं वो राहुल गांधी उनमें से कुछ लोगों में से है। राहुल गांधी, उनकी माँ और उनकी दादी, उनकी माँ सोनिया गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी, तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों ने कांग्रेस को उस समय इनहेरिट किया जबकि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बदतर थी। जवाहरलाल जी ने जब कांग्रेस को इनहेरिट किया, कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी थी। राजीव गांधी ने भी जब इनहेरिट किया है कांग्रेस को, तो कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी। लेकिन जब इंदिरा जी ने उसको इनहेरिट किया है तो पार्टी एक डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। उन्होंने उस डिक्लाइन को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन 77 में वो हार गई। लेकिन फिर से वो उन्होंने एक पुनर्जागरण का, वो पार्टी टूटी, पार्टी अलग हुई 1980 में, लेकिन एक पुनर्जागरण का दौर आया और पार्टी दोबारा से सत्ता में आई। उसके बाद पार्टी अच्छी चली। सोनिया जी, राजीव गांधी के देहांत के करीब 7-8 साल के बाद सोनिया गांधी राजनीति में आई, और तब राजनीति में आई जबकि कांग्रेस 1996 का चुनाव हार गई और लगातार चुनाव हार रही थी। और ये बीजेपी के उदय का समय, जिस समय बीजेपी का उत्थान होना शुरू होता है। और फिर सोनिया गांधी ने भी अपने पार्टी को एक रैग टैग ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया, और बिल्ड करके वो पार्टी को सत्ता में लाई 2004 में, और 2014 तक पार्टी सत्ता में रही। सोनिया गांधी के रेजिम का जो एक वीकनेस जो ये था कि जो प्रधानमंत्री तो उन्होंने बहुत अच्छा चुना, प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा चुना, लेकिन सोनिया गांधी का जो पॉलिटिकल स्टाइल जो है कि वो she is not as brutal as her mother-in-law in selecting the friends and foes. तो उनके जितने भी लोगों से राइवलरी रही हो, उन सभी के उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने अपने यहाँ बना दी, अपना संरक्षण दिया।
और चाहे वो माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों या कोई और भी जितेंद्र प्रसाद के लड़के जितिन प्रसाद रहे हों, और ये और राहुल गांधी का जो दौर है 2004 से 2014 का, ये दौर वो इन लोगों से घिरे हुए थे। ये जो बाबा लोग, जो अरुण जेटली जी कहा करते थे कि ये बाबा लोग एंड खान मार्केट गैंग, तो राहुल गांधी इन लोगों से घिरे हुए थे और ये पार्टी के ओल्ड गार्ड को, तब के ओल्ड गार्ड को बहुत सूट भी करता था। उस ओल्ड गार्ड के लीडर अहमद पटेल थे, उनको बहुत सूट करता था कि ये सक्रिय राजनीति में भाग ना ले, सक्रिय राजनीति में ना आए, जिससे कि वो जो है सो उनका वर्चस्व बना रहे। 2014 में जब कांग्रेस हारती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय होता है, तो वो पार्टी बिल्कुल डिक्लाइन के दौर में चली जाती है और 2014 में जब हारती है, बिल्कुल डिक्लाइन के दौर में चली जाती है और उसके बाद लगातार वो चुनाव हारते हैं और सारे चुनाव के हार का ठिकरा राहुल गांधी के सर पे बढ़ा जाता है और एक एक करके नेता छोड़ के जाना सब कुछ हो गया। इन सब के बीच में रहते हुए उस व्यक्ति ने पार्टी में वो जो भी था एक जुट करके एक बांध करके रखा है और उसको खींच करके 2024 में वो जो है सो पार्टी को 100 के करीब ले गए, 99 सीट पर ले गए लोकसभा में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी की और उस जीत का सेहरा, उन 99 सीटों पे जीत का सेहरा तो उनके सर जरूर बनता है। उसके अलावा तेलंगाना में जीत, कर्नाटका में जीत, ये सारी चीजों का भी सेहरा उनके सर ही बनता है, उनकी लीडरशिप में, उनके इसमें। झारखंड में अलायंस की जीत। एक और खास बात है कि राहुल गांधी के राजनीतिक तौर तरीके से जो उनके एलाइज हैं, खास करके वो लोग जो कि कांग्रेस को बिल्कुल एम्प्टी स्पेस पर काबिज है, जैसे कि ममता बनर्जी हो गए वेस्ट बंगाल में और अखिलेश यादव हो गए उत्तर प्रदेश में। इन लोगों ने वो भी अब एक डर समा गया है कि ये व्यक्ति स्पेस कैप्चर कर सकता है उनके, कि वो अपने जो लॉस्ट टर्फ है उसको रिगेन कर सकता है। ये डर इनके बीच समाया है और खास करके जो उन्होंने एलाइज के दबाव में ना आकर के दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ा और जो उनके सबसे बड़े जो मैं कह दूं कि ट्रोजन हॉर्स आप समझते हैं कहानी, जो कि घर का भेदिया, जो ट्रोजन हॉर्स जो अरविंद केजरीवाल थे, उनकी पार्टी का हरवाया, सत्याच्युत किया, जिससे कि जो एक आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस के लिए वोट कटवा का रोल प्ले कर रही थी, उसको तो उन्होंने सर्जरी करके अब बाहर कर दिया है। और आगे आने वाले जो चुनाव होंगे, स्टेट असेंबलीज के चुनाव होंगे या और कई जगह के चुनाव जो होंगे, उन चुनावों में जो कांग्रेस को एक ही जो वोट कटवा का जो डर था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, खास करके उन स्टेट्स में जहां पर कि अभी तक कोई फॉर्मेडेबल थर्ड पार्टी नहीं खड़ी हुई है, जैसे कि यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी है, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है। उस तरह की कोई फॉर्मेडेबल पार्टी नहीं खड़ी हुई है। उन स्टेट्स में इसका फायदा जरूर होगा जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी पार्टी के अंदर संक्रमण का दौर है। पार्टी को मजबूत करने में, सत्ता के नजदीक लाने में अभी भी वक्त लगेगा और राहुल गांधी को अभी भी कई कठिन कदम उठाने पड़ेंगे, सोच समझ के कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात तो जाहिर है, एक बात तो जायज है कि जिस दिशा में उनकी राजनीति जा रही है वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिकल डिमांड्स को गवर्नमेंट भी लगातार मानती जा रही है। चाहे वो फार्मर्स बिल को वापस लेने का डिमांड रहा हो या वो आपके जो कहते हैं कास्ट सेंसस का डिमांड रहा हो, इन चीजों को गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य रही है। और आज के मैसेजेस में एक खास मैसेज जो था, वो मुझे जो खास मैसेज लगा वो जो था वो एमके स्टालिन का, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के और विपक्ष के बहुत मजबूत नेताओं में एक है। उन्होंने कहा, डीएमके के नेता ने कहा कि वी आर नॉट ब्रदर्स बाय ब्लड बट इन थॉट। तो वो जो पॉलिटिक्स जो है, एक जो नॉन सनातन की पॉलिटिक्स, ये जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर की जो राजनीति का स्पेस है, उसके बहुत बड़े एक झंडाबदार है एमके स्टालिन।
और अगर वो इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि राहुल गांधी इज माय ब्रदर इन थॉट, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और आज के जी तारीख में जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, एक तरफ तो आरएसएस लेड राइट है, और दूसरी तरफ लेफ्ट की लीडरशिप, लेफ्ट ऑफ द सेंटर की लीडरशिप, जो राइट के विपक्ष की लीडरशिप जो है, सो वो अब पूरी तरह से राहुल गांधी के हाथ में है। और स्टालिन जैसे लीडर का ये कहना कि राहुल गांधी इज माय ब्रदर इन थॉट, ये बहुत बड़ी बात। जी, लेकिन सर एक जो बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने है वो ये है कि विपक्ष में ही वो सर्वसम्मति से क्या पूरा विपक्ष उनको एक नेता चुनेगा। अभी जैसे कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने ये बात उठा दी थी और कई दूसरे नेता उनके सपोर्ट में आ गए थे, तो क्या इस चुनौती से आपको लगता है राहुल गांधी निकल पा रहे हैं? अभी मैंने आपको इस बात को तो अभी जाहिर किया ना कि राहुल गांधी के राइज से सिर्फ बीजेपी को तो खैर अभी तो काफी लॉन्ग डिस्टेंस इनको ट्रैवल करना पड़ेगा बीजेपी को हराने में, या मतलब वो अभी उस पर बराबरी पाने में। लेकिन राहुल गांधी के राइज का एक जो इमीडिएट इफेक्ट जो है वो अलायंस पार्टनर्स के ऊपर, जी वो अलायंस पार्टनर्स के ऊपर होगा। और जिस तरह से खास करके माइनॉरिटी और दलित वोट का कंसोलिडेशन कांग्रेस के पीछे लगातार होता हुआ दिख रहा है, उसका सबसे बड़ा हार जो है सो किसी को अगर झेलना पड़ सकता है तो वो तो समाजवादी पार्टी को और ममता बनर्जी की पार्टी को झेलना पड़ेगा। एलाइज में डीएमके के साथ उनका कोई इस तरह का परेशानी उनको है नहीं। अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट एन अलायंस पार्टनर। अब रह गए ये दो, तो इनको अगर मैंने, आपको याद होगा कि हम लोग जब दिल्ली का चुनाव के ऊपर कर रहे थे कार्यक्रम, उस समय मैंने ये कहा था कि जब उन्होंने दिल्ली में लड़ने की मंशा जाहिर की थी तो सबसे ज्यादा जो अरविंद केजरीवाल की पैरोकारी की थी वो ममता बनर्जी ने और अखिलेश यादव ने की थी। वो इस करके की थी कि उनको लगता था कि अगर अरविंद केजरीवाल राजनीति से बाहर हो गया तो फिर जो एक राहुल गांधी के जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है उनके फॉरवर्ड प्रोग्रेस में, वो हट जाएगा। और जब ये प्रोग्रेस होगा तो उसका जो फॉल आउट है वो इन दोनों को फेस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए, राहुल गांधी ने भी अगर हम कहें तो एक लंबी राजनीतिक यात्रा तय की है। जो शुरुआत उन्होंने की थी और जिस तरह से उन्हें देखा जा रहा था उससे तो वो काफी आगे बढ़कर के आए हैं। हालांकि जैसा कि आपने खुद कहा कि बीजेपी से जो लड़ाई है कांग्रेस की, उसमें कहीं ना कहीं अभी और कई मील उनका सफर बाकी दिखता है। लेकिन विपक्ष का जो एक गठबंधन है उसमें उनकी भूमिका बढ़ी है, वो वर्चस्व स्थापित करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक नई चीज राहुल गांधी जी के साथ हो रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप जुड़े हमसे और आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।